नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, 6 तरह के काल सर्प दोष के पश्चात 7वां काल सर्प दोष, जिसे बोलते हैं तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष भी दोस्तों बिल्कुल इस तरह से मानिए जिस तरह से अनंत काल सर्प दोष होता है। मतलब यह है कि उसका एक उल्टा प्रभाव कर दिया, एक उल्टा कर दिया। जैसे कि आप इसमें देखेंगे अनंत काल सर्प दोष में, देखिए अनंत काल सर्प दोष में दोस्तों आप देखेंगे तो अनंत काल सर्प दोष में आपको दिखाई दे रहा है राहु लग्न में, ठीक है, और उसके पश्चात सीधा केतु नीचे उसके ठीक सामने। इसी तरह से दोस्तों जब तक्षक काल सर्प दोष होगा तो आप ये मानिए कि राहु आपके सप्तम भाव में स्थित होगा, राहु सप्तम भाव में और केतु लग्न में, केतु लग्न में रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में राहु अगर रहता है तो आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, और केतु अगर आपके लग्न में है तो आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों सप्तम भाव, अगर हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव होता है एक तरह से विवाह का या पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप में आप ये मान के चलिए कि इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अगर सप्तम भाव में राहु है तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है कि आपस में ना, इस शुरुआत यहां से होती है कि कुछ चीजें बर्दाश्त करते 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 कुछ समय निकल जाता है, लेकिन ना फिर जब कहते हैं ना कि सातों इंसान की जब फूट जाती हैं, सातों फूट जाती है, उसके पश्चात वो इंसान सोचता है कि अब तो इसके साथ रहने से कोई फायदा ही नहीं है, और नौबत यहां तक आ जाती है कि कानूनी कार्यवाही तक कर सकते हैं, कानूनी कार्यवाही तक की नौबत आ सकती है, तलाक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब खुशी प्राप्त नहीं हो रही दोस्तों, खुशी प्राप्त नहीं हो रही, या फिर एक तो ये हो गया, या फिर आप ये मान के चलिए कि उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही, कहीं पे संबंध पक्का नहीं हो रहा है। बार बार अगर कोई ऐसी लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी में काफ़ी समस्या आ जाती हैं, काफ़ी बार लड़के देखने आ जाते हैं, उसके पश्चात कोई जवाब नहीं आता। इसी तरह से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें देख देख के चले जाते हैं लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है। 38 साल के, 40 साल के, 35 साल के इस तरह के लोग हो गए लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत भरसक प्रयास कर लिया, यहाँ तक कि जो अपने आसपास की रिश्तेदारी थी ना, जैसे कहते हैं बड़े भाई की शादी हो गई तो बड़े भाई की ससुराल की पक्ष में काफ़ी लोग होंगे, उन सख्त मतलब कहते हैं ना कि एकदम भरसक प्रयास कर लिया लेकिन शादी की संभावना बनी नहीं रही है, कोई ऐसे योग ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये दोष जब और ज्यादा प्रभावी होता है दोस्त, ये दोष जब और ज्यादा प्रभावी होता है जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो। मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपकी शादी में बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कानी के ब्याह को 100 जोखम, मतलब एक अगर किसी लड़की की अगर आंख में कुछ समस्या हो ना, तो ये मान लो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ना तब तक समस्याएं चलती रहती हैं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, जो वर पक्ष है, वर पक्ष को कभी कोई किसी तरह से चुगली कर रहा है, कभी किसी तरह से भड़का रहा है। तो इस तरह से अगर मंगल दोष भी इस कुंडली में होता है तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में ना विवाह से संबंधित, पार्टनर से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत तीव्र समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब पहले भाव की बात करता हूं, पहले भाव में जहां पे केतु बैठे हुए हैं, अब केतु बैठे हुए, पहला भाव होता है दोस्तों स्वभाव का, ठीक है। अब स्वभाव हमारा मतलब ये मान के चलिए कि हमारा जन्म जिस तरह से हुआ है, ठीक है, तो हमारे परिवार के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार हमारा एक स्वभाव निर्धारित हो जाता है। जिस माहौल में हम रहते हैं उसके अनुसार हम ढल जाते हैं। काफी आपने लोग देखे होंगे जो मतलब ना गलत संगति में फंस जाते हैं तो उसी तरह से उनका स्वभाव भी उसी तरह से डाइवर्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्वभाव का होता है, मतलब हर इंसान का स्वभाव ना, एक नेचर एक अलग अलग तरह से होता है। तो आपके स्वभाव को दूषित कर दिया राहु ने आपके स्वभाव को दूषित कर दिया, तो आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि वहां पर केतु ने आपके स्वभाव को भी ना इस तरह से दूषित कर दिया है कि आप ना एक तरह से आप अपनी पहचान बनाने में या जद्दोजहद करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब दोस्तों अब देखिए यहां पे आपको बताया, अच्छा सातवें घर का, सातवां घर अगर देखें तो सातवें घर का जो स्वामी होता है, सातवीं राशि होती है वृश्चिक, ठीक है, सातवीं राशि वृश्चिक, और वृश्चिक का स्वामी होते हैं शुक्र, वृश्चिक के स्वामी शुक्र। तो शुक्र, ये शुक्र का घर है,
मैं बार बार आपको ये समझाता हूं, बार बार इसीलिए बताता हूं, ये शुक्र का घर है, शुक्र यहां पे मौजूद हो या ना हो। अब शुक्र के घर में राहु है तो शुक्र से राहु की मतलब शत्रुता नहीं है, एक तरह से मानी शत्रुता नहीं है, मित्र हैं। तो यहाँ पे राहु और शुक्र, अगर शुक्र उसके घर में, शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विवाह को, आपकी शादी वाली जीवन को, आपकी को दूषित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रभाव क्या होता है, एक और प्रभाव दोस्तों ये होता है कि अब यहाँ पे नंबर कितना दिखाई दे रहा है। देखिए हर जगह नंबर, आप बार बार कुंडली देखेंगे ना तो ये हर जगह जगह नंबर एकदम अलग अलग होंगे, एकदम अलग अलग, ऐसा नहीं यहाँ पे एक ही होगा। हालांकि जहां पे आपने केतु को देखा ये पहला भाव है, यहाँ पे हम यहाँ से पहले काउंटिंग करते हैं और पहले के पश्चात हम इधर आते जाते हैं 1, फिर इधर से 2, इस तरह से 3, और जो कल मैंने आपको बताया था बीच में चौथा, फिर 5वां हो जाएगा आपका इधर, ठीक है, 6वां इधर हो जाएगा, और फिर इसके पश्चात 7वां एकदम इसके ठीक नीचे यहाँ पे 7वां हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होंगे। तो अब 7वां भाव जो होता है उसका स्वामी कौन होता है, 7वें भाव का अब इसमें नंबर कितना लिखा हुआ है, तो नंबर दोस्तों अगर यहाँ पे एक नंबर, जैसे हम हमेशा आपको एक एग्जांपल के लिए देते हैं कि यहाँ पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो एक नंबर का मतलब हो गया मेष राशि, और मेष राशि में राहु बैठे हुए शुक्र के घर में। ठीक है, तो मेष राशि में राहु है तो मतलब यह है कि जब भी आपका जन्म हुआ है तो अंगारक दोष के साथ आप पैदा हुए हैं, अंगारक दोष के साथ पैदा हुए। अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, और शुक्र का ही घर है तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 लिखा होता है यहाँ पे तो 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, मिथुन राशि का कौन होता है स्वामी, मिथुन राशि का बुध होता है। तो मतलब बुध के साथ इसकी मतलब ज्यादा शत्रुता नहीं है, लेकिन समभाव है, लेकिन बुध को ये दूषित करते हैं, बुद्ध को दूषित करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 का मतलब क्या हो गया, कर्क राशि, मतलब कर्क राशि में राहु है, साथ में घर की बात नहीं कर रहा मैं जो नंबर लिखे हुए उसके अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, तो 4 लिखा हुआ, 4 का मतलब हो गया कर्क राशि हो, कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, मतलब चंद्र राशि में राहु है तो फिर क्या होगा, चंद्र राशि में राहु होगा तो आप मान के चलिए चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से हम हमेशा देखते हैं। अच्छा, अब हम केतु वाली बात करते हैं कि केतु वाले खाना है, जो केतु वाला खाना लिखा हुआ वो है, वहां पे कितना लिखा हुआ है। अब यहां पे भी आप मान के चलिए जिस तरह से ये दोष बना रहे हैं ना, उस तरह से केतु के साथ भी दोष बन रहा है, क्योंकि पहला खाना सूर्य का होता है, पहला भाव होता है वो सूर्य का होता है। तो अभी मैं खाने की बात कर रहा हूं, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा। पहला खाना जब सूर्य का है तो निश्चित रूप से सूर्य और केतु की शत्रुता है। एक तरह से सूर्य ग्रहण दोष आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। अब सूर्य ग्रहण दोष के साथ अगर यहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार, जैसे सपोज करते हैं यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का मतलब कितना, शुक्र हो गया। तो शुक्र की केतु से शत्रुता नहीं है, मतलब संभाव मान सकते हैं। तो इस तरह से दोष भी बनते। अगर 1 लिखा होता तो मंगल दोष बन जाता, क्योंकि मंगल मेष राशि में केतु है, मतलब अंगारक दोष बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपके जीवन में कुल मिला के आप ये मानिए 7वां भाव पार्टनरशिप का या विवाह का होता है। ठीक है, और 7वें भाव में अगर राहु रहते हैं तो आपके जीवन में तलाक तक की नौबत आ सकती है, तलाक की नौबत आ सकती है, या फिर काफी समय के बावजूद भी पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इस दोष की पूजा ना इंसान को जैसे ही पता चलता है उसको सबसे पहले करानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जब हमारा परिवार बनता है दोस्तों, तो उसके पश्चात जब परिवार ही सकुशल नहीं होगा तो आगे हम उन्नति कैसे करेंगे, किस तरह से उन्नति करेंगे। इसीलिए जैसे ही आपको आपके बच्चे के कुंडली में कहीं पे भी अगर आपको तक्षक काल सर्पदोष दिखाई दे रहा है तो आपको उसकी पूजा सबसे पहले करा लेनी चाहिए, जैसे ही आपको पता चलता है। ठीक है दोस्तों इस तरह से 7 काल सर्पदोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ध्यान रखना, हर खाना, हर भाव, जैसे खाने बोलते हैं वैसे भाव हैं, 12 भाव होते हैं, हर भाव कुछ ना कुछ बताता है और हर भाव का कुछ ना कुछ फल होता है।
ठीक है। अगर उसमें अच्छे ग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं, अगर बुरे ग्रह होते हैं मतलब अशुभ ग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। इसीलिए उनका निवारण आपको सबसे पहले अतिशीघ्र कराना चाहिए। खासकर माता पिता को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो 18-19 साल के बाद ही थोड़ा सा समझदार होते हैं, लेकिन माता पिता तो उससे पहले समझदार रहते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले काल सर्प दोष के बारे में बता रहा हूं। 8वां काल सर्प दोष कौन सा होता है। हर हर महादेव।